क्लास 11। हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 11 के हिसाब से सीखना है, अर्थात आप बाहु के नियम के अनुसार, तो पहले आपको बेसिक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप बेसिक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं कि मेरे को बेसिक से आता है, हम सीधा आप बाहु के अकॉर्डिंग देखें, तो आप इस चीज़ को आगे करते हुए सीधा वहाँ से भी दे सकते हैं, जिससे आपकी टाइम की बचत होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करने वाले हैं तो सरल रूप में कहा जाए तो जो कक्षाएं रहती हैं, क्या रहती हैं? कक्षाएं। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का भराव, समझिएगा, जो हमारी कक्षाएं रहेंगी, कक्षाओं में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का भराव करना है। अब जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का भराव रहेगा वो किस तरीके से रहेगा ये समझिएगा। तो कोई भी कक्षा हो, किसी भी तरीके की हो, उसके लिए हमें दो चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें ये पता है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर आपको मैं बताऊँ, नाभिक के चारों ओर, ध्यान समझिए, जो नाभिक रहने वाला है, नाभिक के चारों ओर अधिकतर, या फिर मैं कहूँ आपसे कि नाभिक के चारों जो स्थायी कक्षाएं हैं, स्थायी कक्षाएं, इनकी जो संख्या है वो मात्र कितनी है? 7। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो इनकी संख्या है वो मात्र कितनी है? 7। और ये जो हमें बताया था वो बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बोहर। और बोहर ने हमें इस तरीके से बताया कि मात्र 7 कक्षाएं रहेंगी और जिन कक्षाओं को हम क्या कहेंगे? स्थायी कक्षा। और यही वह कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाम का जो पार्टिकल रहता है, किस नाम का पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल क्या करता है? चक्रण करता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या देखना है कि नाभिक देखना है, और नाभिक के चारों क्या बनी होनी चाहिए? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं। और इनकी संख्या मैंने बता दी आपको कितनी है? 7। और 7 कक्षाओं में ही हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का भराव, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के स्तर के आधार पर इनका भराव करना है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल जनरल वाला देखते हैं कि जो 2,8,8 के आधार पे आया। फिर हम आपबाहु के अकॉर्डिंग चलते हैं कि कक्षाओं को कक्षाओं में कैसे बांटा गया, SPDF वगैरह वगैरह। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे कि सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्या? तत्व का परमाणु क्रमांक, जिसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आपके जो एलिमेंट है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको क्लियर है तो चीज़ें और ही अच्छे से होंगी, क्योंकि अगर आप याद करते हुए चलेंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ कि जो पहली कक्षा रहेगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पाँचवीं में 18, फिर 32, और फिर क्या रहता है? 32। कुछ इस तरीके का रहता है। और इन कक्षाओं में मैक्सिमम इतने, या फिर हम बोल सकते हैं जो तीसरी कक्षा रहती है इस रूल को थोड़ा सा अनफॉलो टाइप में करती है और यही अपवाद के रूप में आने लगा था। तो इसको सही करने के लिए फिर आप बाहु आ गए थे। तो बोलेगी जो तीसरी कक्षा रहेगी इसमें कम से कम जो इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं वो अपने आँख रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 18 भर सकते हैं। तो समझिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपके पास कोई तत्व है और वो तत्व है सोडियम। क्या है? सोडियम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो तत्व का परमाणु क्रमांक रहता है, मतलब एटॉमिक नंबर, वही इसके किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे सोडियम लिखा और आपसे पूछा कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपने तुरंत बताया मेरे को 11। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 11 ही हैं, क्योंकि इसका जितना इसका परमाणु क्रमांक रहेगा वही उसमें क्या रहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब हमें क्या करना है? इसको अरेंज करना है। और किस आधार पर करना है? पहले हम सामान्य वाला देखते हैं। तो सामान्य वाला जब हम देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि पहली जो कक्षा रहेगी इसमें अपन लोग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने फिल कर सकते हैं? 2। अपने पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 11। तो आप कहेंगे कि चलिए यहाँ पे 2 फिल कर देते हैं। फिर मैं आपसे कहूँगा कि अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो आप कहेंगे कि 11 में से 2 गए, बचे कितने हैं अपने? 9। आप कहेंगे बिल्कुल। अब जब 9 हैं तो 9 हमें भरना है, और इसमें मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 8। तो ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से ध्यान रखते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी जो खाने की क्षमता रहती है कि निश्चित होती है कि ना होती है। अब घर में तो बहुत सारा सामान रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा सामान खा जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना।
जितनी आपको आवश्यकता है सिर्फ उतना ही तो आप ग्रहण करते ना। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो इसकी सामर्थ्य है वो मात्र कितनी है 8, तो यह मात्र कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर इससे ज़्यादा आते तो ये ट्रांसफर करने का ट्राई करेगा अगली कक्षा में। तो आपसे अगर कहूँ तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 8 भर लिए हैं, जब जैसे यहाँ पे 8 भरे हैं तो इन दोनों को ऐड किया जाए तो 8 दो कितने हो गए हैं 10, लेकिन हमें चाहिए कितने हैं 11। तो आप कहेंगे एक की पूर्ति अभी नहीं हुई है। तो अगर हम कुछ इस तरीके से एक लिख दें तो आप कहोगे हाँ अब हमारे तीनों हो गए हैं और 11 का अरेंजमेंट भी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए ये जो आपकी कक्षा है ये आपकी कौन सी कक्षा है, तो आप कहेंगे कि सर ये वाली जो हमारी कक्षा है ये जो है ये कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आपकी अगली वाली कक्षा है वो आपकी कौन सी कक्षा है, तो आप कहेंगे कि ये हमारी सेकंड है। अगर आपसे अगली वाली पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि ये जो है ये हमारी कौन सी है, थर्ड है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिनके माध्यम से हम लगभग 20 तक का जो परमाणु क्रमांक के बेसिक आधार पर हम वो ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे इनमें से मैं कुछ को ले रहा हूँ 18, जिसको हम क्या कहेंगे ऑर्गन। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ तो एक ले रहे हैं हम 17, जिसको हम क्या कहने वाले हैं क्लोरीन। और दूसरा हम ले रहे हैं 8, जिसको हम क्या कहने वाले हैं ऑक्सीजन। और इसके अलावा अगर लिया जाए तो 7, जिसको हम क्या कहेंगे नाइट्रोजन। तो एक एक करके इनको देखते हैं तो चीज़ें आपको बड़ी ही अच्छे से बड़ी शालीनता से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम कम से ऊपर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे ज़्यादा की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखा 7, तो अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आएगा कि 7 तो हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप तो सीधा कह देंगे 7 ही रहेंगे। तो 7 को अरेंज करना है। तो फिर हम तुरंत यहाँ पे आए और हमने देखा कि पहली कक्षा में कितने भरने हैं 2, हमारे पास हैं कितने 7, तो हमने आसानी से कितने फिल कर दिए 2। अब बचे कितने हैं, तो बात आती है 5। दूसरी कक्षा में आप मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, तो आप कहेंगे 8, हमारे पास हैं कितने 5, तो हम आसानी से हम भर दिए, ये हो गया हमारा 5। तो क्या ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, जो नाइट्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है 2,5, साधारण, बिल्कुल साधारण था। तो अगर पहली कक्षा पूछी जाए तो आप कहेंगे कि पहली कक्षा में कितने हैं 2, अगर दूसरी कक्षा पूछ ली जाए तो दूसरी कक्षा में कितने हैं 5। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि क्लोरीन का बताइए, या फिर इससे पहले इसका आते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन। क्वेश्चन यही रहेगा सबसे पहले कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे कितने रहने वाले हैं 8, कितने रहेंगे 8। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास 8 है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 8 अपने पास इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का विन्यास करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पहली कक्षा में कितने भरे जाते हैं 2। अब आपसे पूछा जाएगा कि 8 हैं, बचे कितने हुए हैं, तो आप कहोगे कि 6, कितने बचे हुए हैं 6। और इसमें अपन लोग मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं 8, तो ईजिली वे में हम कितना लिख देंगे 6। और ये हमारा जो हो गया है ये किसका विन्यास हो गया है ऑक्सीजन का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गन की। तो जैसे ही हम ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे समझ में आएगा कि आपके पास ऑर्गन के पास कितने हैं 18। तो क्वेश्चन यही आता है कि जब इसका एटॉमिक नंबर 18 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, तो आप वही कहोगे कि भैया 18 ही रहने वाले। अब जब 18 रहेंगे तो इसका करो तो समझ में आएगा फर्स्ट में कितने फिल करने हैं 2। अब रिमेन कितने बचे हैं, तो आप कहोगे 16। हमें पता है कि सेकंड में कितने फिल करना है 8, कितने करना है 8। अब थर्ड में जैसे ही हम आते हैं तो ये हमारा कितना हो चुका है 10 तो हो चुका है, रिमेन कितने बचते हैं 8, तो हम इसमें कितना फिल कर देते हैं 8। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही हम पहुँचते हैं क्लोरीन के पास तो क्वेश्चन वही कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप बोलोगे जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 17 हो गए हैं। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 2। अब कितने बचे हैं, तो आप कहोगे 15। सेकंड में कितने फिल करना है 8। अब रिमेन कितने बचते हैं 7। तो इसमें मैक्सिमम तो 8 से ज़्यादा भी, लेकिन अभी मान लेते हैं कि सिर्फ 8 ही फिल करना है, तो रिमेन कितना रह जाता है 7। और आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जब ये क्लियर हो गए तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही अच्छे से। अगर मैं आपसे कहूँ एक एग्जाम्पल और लिया जाए और वो हम माने ले रहे हैं अपना कितना, सबसे पहले रहता है तो लिथियम ले रहे हैं जो हमारा क्या रहता है 3। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो भाई इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, तो आपका आंसर रहेगा कि 3 ही। फर्स्ट सेल में कितने भरते हैं, तो आप कह दोगे कि फर्स्ट में कितने भरते हैं 2। अब आपसे पूछा जाए सेकंड में तो मैक्सिमम 8 फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कितने हैं, तो जैसे ही आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेन कितना बचता है 1, और हमारा क्या हो जाता है कुछ इस तरीके से, और यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है लिथियम का। अब बोरोन की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है 5। तो हमें पता है जब 5 एटॉमिक नंबर है
तो अगर इससे पूछा जाए कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे तो आप कहोगे 5। फर्स्ट में कितना फिल करना है 2, सेकंड में कितना फिल करोगे तो जितने रिमेन रहते हैं, कितने रिमेन है 3, और फिल कितने कर सकते हो तो आपका आंसर आएगा 8 फिल कर सकते हैं, रिमेन 3 है, तो भाई हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 3। तो आई होप आपको और अच्छे से क्लियर हो गया। 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, देन फिर हम अपने टॉपिक आफ बाहु की तरफ बढ़ते हैं। तो जो रहने वाला है वो अपना रहेगा 9 और है अपना क्या फ्लोरीन। तो जैसे हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो क्वेश्चन यही आएगा कि जो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भाई जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट में कितने फिल करना है 2, अब दूसरे में कितने फिल करोगे तो 8 फिल करना है यहाँ पे कितने 9 थे, 2 आप फिल कर चुके, रिमेन कितना बचा है 7, तो आप कितना फिल कर दोगे 7, और ये आपका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये तो 2-2 के हो गए, अब कोई 3 से का भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 15, और जिसको हम क्या कहते हैं फॉस्फोरस। तो अगर फॉस्फोरस का देखा जाए तो फर्स्ट में कितना फिल करना है 2, सेकंड में 8, रिमेन कितना बचा 5, तो इसमें कितना फिल कर देंगे 5। और आई होप आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात ये आती है कि अगर इसमें हम इतना ही फिल करे रहते हैं तो ध्यान सुनिएगा, बात यही आएगी कि अगर आप इसमें इतना ही फिल करे रहते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं वो किस में कितने आएंगे। तो या फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा आपका कि हमें आखिरकार जो है आफ बाहु इसकी हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमें आफ बाहु की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एक हम ट्राई करके देखते हैं स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। तो पहले तो हमें ये पता था कि इसमें कितने फिल करना है, तो आप कहोगे फर्स्ट में कितने फिल करना है, अभी तो ये बताया था 8, सेकंड में भी कितने फिल करना है 8, थर्ड में भी कितने फिल करना है 8, तो ये हमारा कितना हो गया 18, रिमेन कितना बचता है, तो 18 के बाद जैसे ही आप करोगे तो 19, 20 एंड 21, तो रिमेन बचता है 3, और यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। और जैसे ही हम ये लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है सरासर गलत, ये जो हमारा है वो सरासर क्या हो जाता है गलत। और ये जब गलत है तो भाई सही तरीका क्या है, तो उसको मैं एक झलक आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, देन फिर डिटेल में इसको समझते हैं कि क्या है, कैसे आया, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर मैं सही लिखूँ तो इसका जो राइट फॉर्म है फिर वो क्या रहने वाला है, तो आप क्या लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब समझते हैं कैसे। तो जब आप देखोगे तो फर्स्ट में कितने फिल करना है 2, सेकंड में कितने फिल करना है 8, और जैसे ही हम थर्ड की बात करते हैं तो 4s2, और यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा 3d1। अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है 6 4 10 10 20 और 21। तो जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ तो ये हो गया, ये हमारी थर्ड सेल है, और यहाँ पे हमारी ये भी थर्ड सेल है, और ये भी हमारी कौन सी सेल है थर्ड सेल। अब जब ये तीनों थर्ड सेल हैं, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास जो है वो ये भी थर्ड सेल, ये भी थर्ड सेल और ये भी थर्ड सेल, तो इनके इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, तो काउंट कीजिएगा 6 2 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, और जब 9 और जब फोर्थ में देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रिमेन कितना रहता है 2, तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं 2। अब मैं कहूँ कि आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो आप कहेंगे प्रॉब्लम यहाँ पे है इसके 8 में और इसके 9 में, तो 8 ना हो के होना कितना चाहिए था 9, तब ये क्या हो जाएगा सही। अब प्रॉब्लम तो वही है, जब यहाँ पे 9 होना था यहाँ पे 8 आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा हमें 9 आ रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ जो हमें नियम लगाना पड़ेगा वो हमारा कौन सा नियम रहेगा, आह बाहु का नियम। अब यहाँ पे S कैसे आया, P कैसे आया, D कैसे आया, कहाँ पे कौन सा आएगा, तो इसकी चर्चा बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, तो देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं आह बाहु है क्या। तो अगर मैं आपसे कहूँ जो आह बाहु है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द। अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है रचना करना। तो क्या आह बाहु कोई वैज्ञानिक नहीं थे, तो ये जो आपकी मिथ है कि वैज्ञानिक थे, पहली बात तो ये वैज्ञानिक नहीं है। अब जब वैज्ञानिक नहीं है तो कौन है, तो आह बाहु एक वर्ड है जो जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है रचना करना। तो यहाँ पे हमें जो रचना करनी है वो इलेक्ट्रॉनों की करनी है, उनकी कक्षाओं के आधार पे। तो डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं संभव हैं, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर या भैया कि 7 कक्षाएं संभव है। और ये कौन सी कक्षाएं रहने वाली हैं, 7 जो सेल्स रहती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल सेल्स बोलते हैं या स्थायी कक्षाएं बोलते हैं। अब जब ये जो स्थायी कक्षाएं हैं तो ऐसा क्या है जब इनको स्थायी कक्षाएं कहा गया है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन इन सेल में होगा तो
एनर्जी को क्या नहीं करेगा, हास नहीं करेगा, या एनर्जी को क्या नहीं करेगा, लूज नहीं करने वाला। अब जब एनर्जी को ये लूज नहीं करने वाला है तो इस टाइप की जो सेल रहेंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल सेल। और ये कितनी संभव है, तो ये मात्र कितनी संभव है, 7। अब मैं आपसे कहूं या आप मुझसे पूछो, क्या सर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कक्षाओं में रहता है, तो मैं आपसे सरल सरल भाषा में कह दूंगा बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। क्या कह दूंगा, गलत सोच रहे हो। फिर सही क्या है इसका, तो अगर मैं आपको सत्यता बताऊं तो जो उप कक्षाएं रहती हैं इनको डिवाइड काहे में किया गया है, उप कक्षाओं में। ध्यान सुनिएगा, जो कक्षाएं रहती हैं इनको काहे में डिवाइड किया गया है, उप कक्षाओं में। अब जो कक्षाएं होती हैं इनका एक अन्य नाम क्या होता है, कोष। अब जब इनका एक अन्य नाम कोष है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कक्षाएं हैं इनको हम क्या बोलेंगे, उपकोष। क्या कहेंगे, उपकोष। तो क्या जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो उपकोष में रहते हैं, तो अभी भी आप इस बात में सत्यता नहीं समझिए, क्योंकि जो उपकक्षाएं होती हैं, क्या होती हैं, उपकक्षाएं होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, एस, पी, डी एंड एफ। तो क्वेश्चन आएगा क्या भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो इन उपकक्षाओं के एसपीडीएफ में रहते, तो नहीं, इनमें भी क्या रहते हैं, कक्षक। क्या रहते हैं, कक्षक। और इन कक्षकों में कौन प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्वेश्चन आएगा क्या सर इतने दिनों से हम गलत पढ़ रहे थे, तो भाई गलत नहीं, आपको आपकी क्लास के अनुसार चीज़ें बताई गई थी। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री में, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नई चीज़ें, और आपका ब्रॉड माइंड, बिल्कुल जो भी चीज़ें आप सोचे हुए बैठे थे उनको हटा के नई नई चीज़ें आप आसानी से पढ़ेंगे। तो मैं आपसे कहूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, तो आप कहोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, कक्षक में रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, कक्षक में। फिर कक्षा, तो कक्षा के ही अंदर हैं ये सारी चीज़ें, तो वो भी आपकी बात सही है। और यहाँ पे भी जो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, कक्षक में, तो ये इसमें बिल्कुल सत्यता है और 100%। तो अब बात ये आती है कि एस है, पी है, डी है, एफ है, क्या सब में एक एक कक्षक रहता है कि दो दो रहते हैं या तीन तीन रहते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ, तो देखते हैं। तो इसके लिए आप नया पेज लीजिए और समझिएगा। हमने क्या बोला कि कक्षाओं को अपने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, एस, पी, डी, और एक आपका जो रहने वाला है वो आपका क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा एस, पी, डी एंड एफ। तो बात यही आती है, एस, पी, डी, एफ हैं क्या, उपकक्षाएं। तो इनमें कक्षक कितने रहने वाले हैं, तो मैं आपसे कहूं आपको विषम संख्याएं आती हैं और अभाज्य विषम संख्याएं, तो आप कहेंगे हाँ। अब मैं कहूँ स्टार्टिंग से बताइए, तो आप क्या कहेंगे, पहले 1, फिर 3, फिर 5 और फिर क्या रहने वाला है, 7। तो यही जो है एस, पी, डी, एफ, ये आपकी क्या है, उपकक्षाएं। और उपकक्षाओं में जो मैंने लिखा है 1, 3, 5, 7, ये इनके क्या है, कक्षक। क्या है, कक्षक, जिनको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्बिटल। क्या है, ऑर्बिटल। इनका शेप कैसा रहता है, तो वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि कितने कक्षक होते हैं। तो एस में रहता है 1 कक्षक, पी में कितने कक्षक रहते हैं, तो आप कह देंगे कि पी में जो रहने वाले हैं कक्षकों की संख्या कितनी है, 3। फिर डी, तो जैसा कि लिखा है कितने हैं, 5। तो मैं बना दूंगा भाई कि यहाँ पे कितने होते हैं, 5। अब आएगा कि एफ में कितने रहते हैं, तो 7 आएंगे। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि इसमें कितने कितने कक्षक रहने वाले हैं। तो पहले में आपका रहेगा 1, इसमें रहेंगे 3, इसमें 5 और इसमें 7। अब इनमें ऐसा क्या रहता है जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो ये स्थिति ऐसी है कि इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप बाध्य नहीं है, लेकिन फिर है क्या, फिर कहाँ पे भरे जाएंगे, क्वेश्चन तो यही आएगा, कहाँ पे भरे जाएंगे। तो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे, तो आप कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो आप जब कहेंगे कि कक्षक में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो विपरीत चक्रण के। अर्थात ये नहीं है कि आपने 1 इलेक्ट्रॉन भरा और यहाँ 1 भरने के बाद तुरंत इसको ऐसे ना भर के, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये कौन सा तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इनको कुछ ऐसे बना के इनमें जो भरने की स्थिति है वो क्या कर दी जाती है, ऐसे कर दी जाती है। तो ये बिल्कुल आपकी कैसी जो स्थिति है वो मैं आपसे कहूँ तो ये बिल्कुल आपकी कैसी स्थिति है, सरासर गलत स्थिति है। भरना कैसे, कुछ इस तरीके से भरना है जिसमें जो 1 आपका रहेगा वो कौन से तरह से
क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो दूसरा आपका कौन सी डायरेक्शन में रहने वाला है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रहने वाला है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से रहने वाले हैं। फिर जो भराव की जो बात रहने वाली है वो हम करेंगे, या फिर आप अभी ही देख लीजिए। तो मैं अगर आपसे कहूँ पी में किस तरीके से, तो पहले आपको 1 भरना है, फिर 2 भरना है, फिर 3 भरना है। आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर आप इस तरीके से क्यों नहीं भर रहे हैं, 2 2 4 फिर 6। तो ये भैया तरीका गलत है, और इस तरीके को गलत बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, हुंड। तो हुंड ने बताया है एक इनका नियम, ना कह के मेरी जो ट्रिक है उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि कहते हैं हुंड ना बना के चलो झुंड। मतलब क्या है, इसको आप पेयर तब तक नहीं करेंगे जब तक जितनी कक्षक हैं अपने पास उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। मतलब क्या है कि जैसे आपने पहले से ही 2 फिल करना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। पहले आपको क्या करना है, सभी जितनी कक्षक हैं उनमें एक 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 और एक जब आपका फिल हो जाए देन आप क्या करना है, स्टार्ट करेंगे पेयरिंग करना। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, और यहाँ पे जो तरीका है वो गलत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं पूछूं एस में मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो, क्वेश्चन यही आएगा कि एस में कितने फिल कर सकते हैं, तो आप कहोगे 2। और जब 2 कर सकते हैं तो यहाँ पे जो 2 रहेगा ऊपर जो रहते हैं इस तरीके से दर्शाना। अब पूछ लिया जाए पी में, तो आपका बात यही रहेगी कि आप कहेंगे कि जो पी है, पी में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, 6 कितने कर सकते हैं, 6। फिर पूछा जाएगा डी में, तो डी में आपने देखा है 5, तो 5 का जस्ट कितना कर दीजिए, डबल। तो क्या हो जाएगा, डी में जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले हैं वो कितने हैं, 10। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए एफ में, तो आपके पास कक्षक कितने हैं, 7। तो 7 के जस्ट आप जैसे ही डबल करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, F14। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जो S रहने वाला है, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 फिल कर सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो अब आप परिपक्व हो चुके हैं। आप बाहुक जो उन्होंने सारणी दी थी उस सारणी को समझने के लिए, जैसे ही आप ये सारणी समझ जाते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो देखिएगा अब किस तरीके से, तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि कितनी कक्षाएं हैं संभव, मात्र 7 कक्षाएं संभव है। अब ये आता है कि जो S रहेगा और जो P रहेगा और जो D रहेंगे और जो F रहने वाले, क्या ये सारों के सारे एक साथ में आएंगे, तो आप कहेंगे नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पहली कक्षा रहती है उसमें मात्र कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। और ये किसको दर्शाता है कि इसमें मात्र कौन रहने वाला है, S। और जैसे ही आप बात करेंगे कि जो दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में हम कितने फिल कर सक रहे थे, 8। तो ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि इसमें S भी रहने वाला है, P भी रहने वाला है। क्लियर है कि नहीं है। फिर जो तीसरी थी, तीसरे में आप मैक्सिमम 18 और कम से कम 8। तो जब ये ऐसी सिचुएशन है 18 वाली, तो इसमें आप क्या शो कर सकते हैं कि पहले में आप S रहे थे, P रहे थे, अब जो तीसरी आएगी उसमें आप क्या फिल कर सकते हैं, D भी फिल कर सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशंस रहती हैं तो जो आपकी चौथी कक्षा रहने वाली है उसमें P और D के साथ में, S P D के साथ में हम किसको फिल कर लेंगे, F को। तो पहली में S आएगा, दूसरे में SP आएंगे, तीसरे में SP D आएंगे और चौथी में SP D F आएंगे। तो इसी तरीके से कुछ हमें अरेंजमेंट करना है। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कितनी कक्षाएं। तो पहली में आपको मैंने बता दिया है, पहली में कौन रहने वाला, S, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 तो लिख दिए। फिर यहाँ पे आएगा 2s2, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा आपका 4s2, फिर आपका आएगा 5s2, फिर 6s2 और फिर अंत में आ जाएगा आपका 7s2। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा कहाँ पे आएगा, तो दूसरे में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा P, तो 2p6, फिर आएगा आपका 3p6, फिर आपका आएगा 4p6, फिर 5p6, 6p6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7p6। फिर आपको भी पता है, मैंने बताया था, जैसे ही आपकी तीसरी कक्षा स्टार्ट होती तो SP के साथ साथ में कौन आ जाता है, D। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3d10, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 4d10, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 5d10 और यहाँ पे आप लिखेंगे 6d10 और यहाँ पे आप लिखेंगे 7d10। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेकिन जैसे ही हम लोग कहाँ पे पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं 4th में। तो तीनों तो हो चुके हैं, 4th में आपको बताया था SPD के अलावा इसमें कौन आने वाला है, F आने वाला है। तो 4F14, फिर आपका क्या रहेगा 5F14, फिर यहाँ पे आपका रहेगा 6F14 और जो 7th रहेगा उसमें आपका क्या रहेगा 7F14। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गए होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि इस टेबल में किसको पहले अरेंज किया जाए, किसको बाद में अरेंज किया जाए, किसको किस तरीके से अरेंज किया जाए। तो इसके लिए आपने
बचपन में एक गेम खेला होगा जिसको आप भली भांति जानते हैं, और अगर अभी भी आपको मौका मिलता है तो आप उसको ज़रूर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा क्या है। तो आपसे मैं अगर आप कहूँ तो आपने एक गेम खेला होगा, या जो एक झूला टाइप में रहता है उस पर आप ज़रूर गए होंगे, या जिसको मैं कहूँ तो सड़क पट्टी। क्या कह सकते हैं? सड़क पट्टी। तो सड़क पट्टी का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि आप ऊपर से आएंगे और कहाँ की तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ। कैसा रहता है कि आप ऊपर की तरफ से आएंगे और कहाँ की तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ। और यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है कि आप ऊपर से आएंगे और कहाँ की तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ। और ये चीज़ आप भली भांति लगाने में सक्षम होंगे। और जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ आना सीख जाते हैं तो मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप बाहु को भी सीख जाते हैं, अर्थात आप बाहु के नियम को। तो देखते हैं कैसे। तो जिसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ तो ये देखिएगा कैसे। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके बनाने का प्रयास करता हूँ तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर रहेंगी। अब मन में ये बात आ सकती है कि जब ऐसा ही करना था तो इस पूरे को लिख के ख़राब क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको ख़राब नहीं बल्कि आपके लिए उपयोगी बना रहा हूँ, जिसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि इसको समझने के आधार पर, अर्थात जो मैंने आपको बताया है ना गेम कि ऊपर से कहाँ की तरफ आना है? नीचे की तरफ आना है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से और कैसा है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर ये सारणी आप एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो बिना देखे भी बना सकते हैं। इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा रहने वाला है और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो देखिएगा किस तरीके से ये होने वाला है। अब इसके लिए हमें करना क्या है कि जैसे ही हम इस चीज़ को करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब बात ये है कि आपने ये सारणी बनाना सीख लिया है, अब इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँ कि एक आप कोई तत्व बताइए जिसको मैं भली भांति आपको बताने का प्रयास करूँगा और चीज़ें कैसी हो जाएंगी? क्लियर। तो सबसे पहले एक जो तत्व है सोडियम, उसको हम ले लेते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11। और इस बात को आप जानते भी हैं। और मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपने पहले ही पढ़ के रखा है कि जितना इसका एटॉमिक नंबर रहने वाला, अर्थात जितना परमाणु क्रमांक रहेगा वही इसका क्या रहने वाला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। अब बात ये आती है कि जब इसको आप अरेंज कर रहे हैं तो किसमें क्या है, कैसा है। तो मैं आपको एक समझाने का प्रयास करता हूँ, चाहे NS हो, P हो, D हो, चाहे F हो। ध्यान सुनिए, NSPDF हो और ऊपर कुछ भी लिखा हो तो आगे जो लिखा रहता है, जैसे 1 लिखा हो, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये इसकी रहती है सेल, या जिसको हम क्या कहते हैं? कक्षा। और यहाँ आपको ही पता है कि SPDF इसकी उपकक्षाएं हैं, या जिसको हम सब सेल कह रहे हैं। और जो यहाँ इनके ऊपर लिखा रहता है इस वाले पॉइंट पे कि 2 लिखा हो सकता है और 6 लिखा हो सकता है, 10 लिखा हो सकता है और 14 लिखा हो सकता है। ये मैंने मैक्सिमम्स वैल्यू लिखी है, इससे कम भी लिखा हो सकता है, 5 हो, मतलब 1 से लेके 14 तक के बीच में लिखा रहेगा। और ये जो लिखा रहेगा इन्हीं को हम बोलेंगे अपने क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आप जब ये 2-3 चीज़ें समझ गए हैं तो अगर अब मैं लिखूंगा तो आपको चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले आपको मैंने बोला था ऊपर से कहाँ की तरफ आना है? नीचे की तरफ। यही तो अपना सड़क पट्टी वाला गेम है। तो ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें क्या लिखना होगा? 1s2। तो क्वेश्चन ये आता है कि 1s2 ही लिखना पड़ेगा, 1s1 नहीं लिख सकते हैं। तो 1s1 आप लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे 1s1? जब आपके पास मात्र कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो प्रयास ये करना है कि आपके 11 के 11 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और आपको अगर 2 लिखने में सुटेबल है तो बिल्कुल आप लिखिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी आपके पास है और 2 लिखने से आपके इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ? 1s2। लेकिन 1s1 लिखने का रीजन मैंने आपको बता दिया कब आप लिख सकते हो। तो जैसे मैंने 1s2 लिखा तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, रिमेन कितने रह जाते हैं? तो 9। तो मैंने बोला था ऊपर से कहाँ की तरफ आना है? नीचे। अब जैसे ही आप नीचे आए हैं तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? तो फिर आपको कहाँ की तरफ जाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। और जैसे ही आप ऊपर आए तो फिर से नीचे। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? 2s2। तो 1s2 के बाद आपको क्या लिखना है? 2s2। अब कितने हो गए? 2 और 2 4। रिमेन कितने बचते हैं? तो आप कहोगे फिर से कहाँ जाओ? ऊपर की तरफ। और कौन देखा? 2p6। अगर हम 2p6 लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर हमने कितना लिखा? 2p6, तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। लेकिन अपने पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 11। और हमें
इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 11, हुए कितने हैं 10, तो हम और खिसकेंगे। तो और खिसको भैया कहाँ पे पहुंच गए आप 3s2 पे, लेकिन 3s2 क्या लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास मात्र 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से आप 10 फिल कर चुके हैं। फिर क्या लिखेंगे, तो मैं आपको बताऊं भैया, यहाँ पे आप लिखेंगे 3s1। तो देखिएगा यहाँ है 2, यहाँ है 2, यहाँ है 6 और यहाँ पे कितना है 1। अगर आप इन सब का क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि 2 में आप 2 जोड़ेंगे, 6 ऐड करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 11। और यही तो हमें क्या करना था भैया, फिल करना था। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो चुके हैं। अब ये बात आती कौन सी कक्षा में कितना, तो मैंने आपको बताया था जो n रहता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक रहेगा, वही आपको कौन सा करेगा, कक्षा। तो आपने देखा यहाँ पे लिखा था 1। अब ये जब यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा है। और यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे ये कौन सी कक्षा है 2। तो क्या जो 2 है वो 1 से अधिक हो सकती हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था जो 2 रहने वाली है, जो सेकंड कक्षा रहेगी उसमें s भी रहेगा और p भी रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये s का है 2 और ये p का 2 है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों आपके कौन से हैं, दूसरी कक्षा के। और यहाँ पे जैसे आपने देखा तो तीसरी। तो मैं पूछूं पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे 1। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कह देंगे 8। और जैसे ही अपनी थर्ड कक्षा आती है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा था 2, तो यहाँ आपके हैं 2, 8 और 1। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये वाली चीज आप तो पहले ही सीख चुके थे, सामान्य विन्यास में फिर इसको सीखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने आपको ध्यान कीजिएगा बताया था कि यहाँ से तक तो ठीक है 11 तक, लेकिन जैसे ही आप 20 के आगे पहुँचते हैं अर्थात 20 के आगे पहुँचते हैं तो 21 पे 21 नंबर पे आपका ये वाला जो 2,8,8 का रूल है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हमें काहे की आवश्यकता पड़ती है, आह बाहु की। तो अब इसके आगे की भी देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं 22 नंबर की, जो आपको पता होगा क्या होता है, टाइटेनियम। अब जो है तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, तो बात तो यही आएगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सरल तरीका है कि ऊपर से कहाँ की तरफ आना है, नीचे की तरफ। तो देखने का प्रयास कीजिए। तो आप कहाँ से आए 1s2, और जैसे ही आप 2 पे आए तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए 2। तो फिर नीचे आइए तो आप कहाँ पे आए 2s2 पे। अब आप देखते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे। तो फिर आप नीचे तक आए, नीचे से फिर कहाँ जाना है ऊपर। तो आप कहाँ पे पहुँच गए 2p6 पे। और फिर आप जैसे नीचे आए तो कितना हो गया 3s2 हो गया। फिर इससे फिर ऊपर जाइए तो क्या पे पहुँच गए आप 3p6 पे। और जैसे ही आप नीचे आते हैं तो कहाँ पे पहुँच जाते हैं 4s2 पे। और एट द एंड आप कहाँ पहुँच जाते हैं 3d2। अब मैं यहीं पे क्यों रुक गया हूँ, क्योंकि मेरे को तो पहले से आता। लेकिन जब आप इसको करेंगे तो बिल्कुल तसल्ली से जोड़ते हुए करेंगे, ज़्यादा जल्दी से तेज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि जो क्या हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो सही है कि नहीं है। तो आपने देखा कि पहले कितने हैं 2, फिर 2 तो कितने हो गए 4 एंड 6 कितने हो गए 10, 2 हो गए हैं 12 एंड 6 कितने हो गए हैं 18। 18 में जब 2 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20, एंड जब आप 2 रिमेन ऐड करते हैं तो अपना हो जाता है 22। और आई होप आपने देखा ही होगा हमारा जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था 22। अब जब ये 22 था और हमने जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया है वो भी कितने हो गए हैं 22, तो ये चीज़ें सही है। अब लास्ट में ये बचता है कि कौन सी सेल में मीन्स कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताया कि आगे देखिएगा। तो जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 1 और ये क्या है 2। तो गड़बड़ हो गई, हमें तो एक सेल वाली चाहिए। तो हमने देखा पहला फर्स्ट में कितने हैं 2, तो हमने तुरंत ही इनको लिख दिया। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में भैया सेकंड ये है और सेकंड ये है, तो इनके इलेक्ट्रॉन ऐड करो। तो 2 और 6 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 8। अब आप पहुंचे थर्ड पे। तो थर्ड आपने देखी ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, क्या ये थर्ड नहीं, और आप आगे आए तो आपको देखा ये भी थर्ड। तो जब ये 3 थर्ड है, और मैंने बताया भी था 3 थर्ड कैसे होंगे, S भी रहेगा, P भी रहेगा और D भी रहने वाला। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा। तो 6 2 8 एंड 2 कितने हो जाएंगे 10 होंगे क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। और फिर यहाँ पे कितना रिमेन जो आपकी लास्ट सेल बचती है वो कितनी है 4, और 4 में इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 2। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट में 2 रहने वाले हैं, सेकंड में 8 रहेंगे, थर्ड में 10 और फोर्थ में आपका कितना रहने वाला है 2। जब आपका ये क्लियर है, और अगर आप चाहें तो एक और करवा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक और देख लेते हैं। तो जो रहता है आपका 26 जो होता काहे का है
आयरन का। तो जब ये आयरन का है 26, तो देखते हैं किस तरीके से। तो वही के 1s2 2s2, तो आपको क्या करना है, उसको अपनी कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे रख के दूसरे पेज पे फिर कहिएगा, जिससे धीमे धीमे चीज़ें आएंगी। आप सोचेंगे एक बार में आपको आने लगे, तो ये संभव नहीं है। पहले आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब आप 2 4 6 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार कीजिए, फिर 2-3 बार, 4-5 बार, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ें आपको बहुत ही शालीनता से आने वाली हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। पहले क्या आएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, और यहाँ आ जाएगा आपका 3d6। अब मेरे को तो प्रैक्टिस है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी ऐसे ही लिख लेंगे, और आपको जो मैंने सारणी बनाई है उसको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहने वाली है। तो आपसे कहूँ पहली में कितने हैं, तो आप कहेंगे 2, तो मैंने लिख दिया, फर्स्ट में 2 रहने वाले। अब आपसे कहें सेकंड में, तो सेकंड ये भी है और सेकंड ये, तो इनके इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि जो थर्ड है उसमें कितने रहेंगे, तो आप कहेंगे थर्ड ये है और थर्ड ये भी है। जब ये हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐड कीजिए, तो 2 हो गया, 6 हो गया एंड 8 हो गया। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये देखिए 6 6 12 हो रहा है, और 12 2 आपका कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 14। अब जो लास्ट आपका रहने वाला है वो देखा जाए फोर्थ, और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो आप क्या कितना लिख दोगे, 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट में 2 रहने वाले, 8, इसमें 14 और इसमें 2 रहने वाले। अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा रूल पहले बता रहा था वो बता था 2, 8, 8, 18। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो रही थी कि यहाँ पे 8 को फिल नहीं करना। अब जब 8 को फिल नहीं करना है, तो इसीलिए फिर हमने काहे को सीखा, आप बाहु को सीखा, किस तरीके से क्या रहने वाला है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपका जो होमवर्क है, ध्यान सुनिएगा, जो आपका होमवर्क है वो रहेगा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1 से लेकर 30 तक जो एटॉमिक नंबर होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो एटॉमिक नंबर हैं हमारे 1 to 30, इन सभी को 1 by 1 करके पहले आपको आप बाहु के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, अरेंज करना है। मतलब 1s2 2s2 2p6, और जैसे ही आप इसको कर लेते हैं फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कि फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं और फोर्थ में कितने हैं। और जब आप ये कर लेंगे तो आप इसको या तो हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है ए स्क्वायर लर्निंग झांसी, उस पर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपकी चीज़ों को चेक कर सकूं और आपको बता सकूं कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें भी सही लगी होंगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे चीज़ें आप तक मैं पहुँचाने में सक्षम रहूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।